अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री सीखो। टाइटल से आपने देख ही लिया होगा। इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी के बारे में। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर्स में हमने आयनाइजेशन इंथैल्पी और उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट केसेस के बारे में स्टडी की थी। तो इस वीडियो में हम लोग उसका जस्ट अपोजिट पढ़ेंगे। वहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन निकाल रहे थे, यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन देंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी हम किसको बोलते हैं? हम इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी कह लीजिए या एनर्जी कह लीजिए, हम उस एनर्जी को बोलते हैं जो रिलीज़ होती है। ठीक है ना, जो रिलीज़ होती है जब कोई इलेक्ट्रॉन एटम से ऐड होता है, यानी कि किसी एक एटम में हम लोग इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे तो कुछ ना कुछ एनर्जी का क्या होगा, रिलीज़ होगा। उस एनर्जी रिलीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। या किसी भी न्यूट्रल आइसोलेटेड एटम में, ठीक है ना, जैसे पिछली केस में हमने ये देखा था, आइसोलेटेड गैसियस एटम की तरह हम किसी एक सिंगल एटम को ट्रीट करते हैं। तो आइसोलेटेड गैसियस एटम में अगर कोई इलेक्ट्रॉन जाएगा तो वहाँ पर जो एनर्जी रिलीज़ होती है, उस रिलीज़ एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी या इंथैल्पी। ठीक है, इसको ईजी से शॉर्ट में लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो एनर्जी होती है, वहाँ पे हमको एनर्जी देनी पड़ रही थी। ठीक है, यहाँ पर जो एनर्जी क्या हो रही है, निकल रही है। तो एक चीज़ आपको याद रखना होता है, जहाँ पर हम एनर्जी दे रहे होते हैं, ठीक है ना, जहाँ पर हम क्या एनर्जी दे रहे होते हैं किसी को, वहाँ पे एनर्जी की वैल्यू पॉजिटिव होती है। ठीक है, जहाँ पर एनर्जी क्या हो रही होती है, रिलीज़ हो रही होती है। ठीक है, जहाँ एनर्जी रिलीज़ हो रही होती है वहाँ पे एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, निगेटिव। एनर्जी जहाँ एब्जॉर्ब हो रही होगी वहाँ पे पॉजिटिव, और जहाँ रिलीज़ हो रही होगी वहाँ पे निगेटिव। तो इस केस में जो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी है वो क्या होती है, हमेशा निगेटिव होती है। उसकी वैल्यू कहाँ पे आती है, निगेटिव में आती है। ठीक है, फॉर कन्वीनियंस के लिए ना हम इस वैल्यू को, यानी जो इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, डेल्टा EGH लिखा जाता है चेंज इन एनर्जी, उसके लिए इंथैल्पी के लिए। तो डेल्टा EGH भी कह लीजिए या सिर्फ EG कह लीजिए, कन्वीनियंस के लिए, क्योंकि ये वैल्यू निगेटिव आती है तो ईजिली समझने के लिए हम इसको डिनोट करते हैं किस फॉर्म में, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के फॉर्म में। ठीक है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, बेसिकली कन्वीनियंस के लिए इसको आसान करने के लिए बनाया गया है। तो अगर हम चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज इक्वल्स टू निगेटिव ऑफ डेल्टा EGH, यानी इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी, या फिर EG भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी, जैसे भी आप चाहें। तो याद क्या रखना है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है बेसिकली माइनस ऑफ जो वैल्यू होती है उसका ईजी रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक है ना, तो जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल कोई एक ए एटम है, ठीक है, आइसोलेटेड गैसियस है, इसको हमने इलेक्ट्रॉन दिया तो ये ए माइनस बनाएगा, और साथ ही साथ कुछ ना कुछ एनर्जी निकलती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। तो ये जो यहाँ पे जो वैल्यू हो रही होगी ये निगेटिव आती है क्योंकि एनर्जी निकल रही है। तो इसको कन्वीनियंस के लिए हम लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोल देते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब निगेटिव ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी। ठीक है, तो हम जहाँ पर भी इनकी वैल्यू रखेंगे वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के टर्म्स में रखते हैं, ताकि जो है माइनस को हमको ज़्यादा कन्फ्यूज़न ना क्रिएट हो। ठीक है, तो अगर हम किसी भी एटम में उसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन अगर लगाते हैं या जब उसको देते हैं तो वो एनर्जी को क्या करता है, रिलीज़ करता है। ठीक है, तो इसके बाद जो आता है वो हमारा आता है सक्सेसिव। जैसा कि हमने पढ़ा था आयनाइजेशन इंथैल्पी के लिए, वैसे ही हम यहाँ पे पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी या एनर्जी के लिए। ठीक है, तो कोई भी एटम अगर एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो उसके ऊपर माइनस चार्ज, और एनर्जी क्या करेगा, वो रिलीज़ करेगा। ठीक है, एनर्जी जो रिलीज़ हो रही है इसको हम लोग मान लेते हैं EG फर्स्ट। ठीक है, ये जो एनर्जी रिलीज़ हो रही है इसकी वैल्यू क्या होती है, निगेटिव होती है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम इसको इन टर्म्स ऑफ एफिनिटी देखें तो इस इन टर्म्स ऑफ एफिनिटी जो होगी ये क्या होगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है ना, इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अगर हम इसको देखते हैं जो एनर्जी आ रही है तो वो क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे अलग कर लेते हैं ताकि इस पर कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, दिस इज इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी, एंड दिस इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ओके, दोनों होती सेम चीज़ है, खाली इनके साइन का फ़र्क होता है। ठीक है, अब एक हमारे पास ऑलरेडी दिया हुआ है, इसको हमने दूसरा इलेक्ट्रॉन दिया, तो इस केस में क्या होता है ना कि इस पर 2 माइनस आता है, इसके ऊपर 2 माइनस आता है, तो यहाँ पर एक और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, तो अब जो है वो इलेक्ट्रॉन ईजिली एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि उसकी जो शेल्स होते हैं वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होने की वजह से उस एनर्जी को रिलीज़ नहीं करते। ठीक है ना, मतलब
अगर हमको एक्स्ट्रा एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देना होगा तो वहाँ पर हमको एनर्जी देनी पड़ती है, ठीक है। तो इस केस में जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है, या इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी जो होती है, वो सेकंड मान ले तो वो क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है, ठीक है ना। इसके बाद फिर अगर हम तीसरा इलेक्ट्रॉन इसको और दे दें तो इस केस में भी हमको एनर्जी इसमें देनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी जो थर्ड होती है वो भी क्या हो जाती है, ऑलवेज पॉजिटिव हो जाती है, ठीक है। और इसका जस्ट उल्टा होता है एफिनिटी में। अगर हम एफिनिटी के टर्म्स में देखें तो ये पॉजिटिव जो होगा क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर भी निगेटिव, यानी कि सिंपली अगर आप समझें तो किसी एक एटम को पहला इलेक्ट्रॉन दिया गया तो वहाँ पर एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। फिर उसी एटम पर दूसरा इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश की जाएगी तो वहाँ इलेक्ट्रॉन वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो क्या करेगा, हमको एनर्जी और देनी पड़ेगी तब दूसरा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होगा। इसीलिए यहाँ इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी जो होती है पॉजिटिव हो जाती है। देन इसके बाद हम तीसरे इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करें तो वो भी और ज़्यादा रिपल्शन, तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इस वजह से क्या होगा, हमको एनर्जी देनी पड़ेगी, तो वहाँ पर भी जो इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी होगी वो भी क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है, ठीक है। तो ये था हमारा सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी। तो दोनों टर्म्स में, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के टर्म्स में देखें तो अलग साइन मिलेगी, इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी के टर्म्स में देखें तो हमको क्या मिलेगा, अलग साइन मिलती है, ठीक है। तो अब इन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को कुछ फैक्टर्स इफ़ेक्ट करते हैं, तो उन फैक्टर्स के बारे में आइए हम स्टडी कर लेते हैं, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी, ठीक है। तो इसमें जो हमारा जो सबसे पहला फैक्टर आता है वो आता है एटॉमिक साइज़ का, ठीक है। एटॉमिक साइज़ का, एटॉमिक साइज़ की बात करें तो जो जितना ज़्यादा मतलब इतनी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है वो क्या होती है, ज़्यादा होती जाती है अगर हम साइज़ छोटी करते जाएं। मतलब कहने का मतलब जितनी छोटी साइज़ होगी उतना कॉम्पैक्ट होगा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, उतने क्लोज होंगे, तो फोर्स ऑफ रिपल्शन हमको क्या मिलेगा, उतना ही ज़्यादा मिलेगा, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन की जो एफिनिटी होती है या इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी की जो नेगेटिव वैल्यू होती है वो उतनी ज़्यादा होती जाती है जितनी साइज़ छोटी होगी। तो यानी कि अगर हम सिंपली टर्म्स में देखें तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जितनी ज़्यादा होगी उतनी कम साइज़ होगी, ठीक है ना। एटॉमिक साइज़ उतनी ही कम होगी। या फिर जितने छोटे एटम होंगे, जितनी छोटी साइज़ होगी उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी। या इसको अगर हम एनर्जी उसके टर्म्स में, इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी के टर्म्स में देखें तो इस तरह से निगेटिव वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी जितना एटॉमिक साइज़ होती है, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल्स इसके हम ले लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो हमारे पास हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है और रुबिडियम है। इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी अगर हम इनकी देखें, इसको हम लोग डेल्टा EGH भी लिखते हैं, दोनों लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसकी हमको मिलती है क्या, -73, इसकी हमको मिलती है -60, इसकी -53, इसकी -48 और इसकी हमारे पास -47, ठीक है। इन यूनिट्स वही इस्तेमाल होगी, किलो जूल पर मोल, ठीक है ना। तो ज़रा नोटिस करिए जैसे जैसे साइज़ बढ़ रही है वैसे वैसे क्या हो रहा है, निगेटिव में वैल्यू घटती जा रही है। लेकिन अगर हम इसको दूसरे टर्म्स में देखें तो ये जो एनर्जी हो रही है क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है, ठीक है ना। सिर्फ निगेटिव में वैल्यू इनकी चेंज हो रही है, ठीक है। तो ये था हमारा एटॉमिक साइज से रिलेशन, मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होगी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वो एटॉमिक साइज से इनडायरेक्टली रिवर्स करती है, ठीक है ना। माइनस में जो है इनकी साइज, इनका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या हो रहा है, लगातार घटता जाएगा, ठीक है। साइन को अगर ना देखें तो, ठीक है ना। इसके बाद फिर अगर हम इनको कंपेयर करें, दूसरा इनका जो फैक्टर अफेक्टिंग करता है वो है न्यूक्लियर चार्ज की बात, ठीक है। अगर हम इनको न्यूक्लियर चार्ज से कंपेयर करें तो न्यूक्लियर चार्ज जो है क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज में न्यूक्लियस पे जितना चार्ज होगा उसको, तो जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही ज़्यादा होने लगेगा, ठीक है। मतलब जैसे मान लिया हमारे पास ये न्यूक्लियस है, इसमें कुछ चार्ज है, इधर ये इनके इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर सारे, मान लीजिए बाहर से एक और इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, बढ़ने लगेगा। तो ऐसे केस में जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है न्यूक्लियर चार्ज के। मतलब जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है ना। जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा उतना ही ज़्यादा हमारे पास इलेक्ट्रॉन की एफिनिटी होगी, यानी कि जो उसकी निगेटिव वैल्यू होगी वो बढ़ेगी, ठीक है, कुछ इस तरह से, ठीक है ना। तो जितना उतना ही मतलब एनर्जी का
रिलीज़ होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा। ओके, अब तीसरा जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर हम लोग पढ़े थे वो क्या था, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन की बात की। जैसे हमने पढ़ा था ना हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल, ठीक है। तो अगर कुछ ऐसा केस अगर हमको मिलता है जहाँ पर 3 हो, ठीक है, या 6 हो, मतलब कम्प्लीटली फील्ड हो या हाफ फील्ड हो, ठीक है, तो ऐसा केस जब भी आता है तो इनकी एक्सेप्शनली हाई स्टेबिलिटी हो जाती है, ठीक है ना। तो ऐसे केस में जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो नियर टू दी ज़ीरो हो जाती है, ठीक है। नियर टू दी ज़ीरो मतलब लगभग ज़ीरो के बराबर, यानी कोई भी एनर्जी का रिलीज़ नहीं होगा, ठीक है ना, कोई भी एनर्जी का रिलीज़ नहीं होता है, बहुत कम हो जाती है, नियर टू ज़ीरो हो जाती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है, ठीक है। तो ये 3 फैक्टर जनरली इफेक्ट करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज, और अगर एक्सेप्शनली स्टेबल केस आएगा यानी हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल, तो उस केस में जो हमारा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है या निगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी है वो क्या हो जाएगी, नियर टू द ज़ीरो पहुंच जाती है, ठीक है। अब अगर हम इनके जनरल ट्रेंड्स की बात करें, ठीक है, पीरियोडिक टेबल में इनके जनरल ट्रेंड्स की बात करें तो हमको कुछ ऑब्जर्वेशंस मिलते हैं, जैसा कि हर एक पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ के साथ मिलता है। तो अगर हम पीरियड्स की बात करें, यानी कि लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करेंगे पीरियोडिक टेबल में, तो हमको क्या क्या मिलेगा। तो जैसे अगर हम लेफ़्ट टू राइट मूव करेंगे तो हमारे पास जो है न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है, मतलब एटॉमिक नंबर बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो भी क्या होगी, बढ़ती जाएगी, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बढ़ती जाएगी, यानी कि मोर निगेटिव वैल्यू हमको डेल्टा NGH की मिलती है, ठीक है ना, ज़्यादा निगेटिव वैल्यू हमको इंथैल्पी की मिलने लगती है, ठीक है। अगर इनको हम कंपेयर करें पिछले ट्रेंड से, यानी कि पिछले पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ से, आयनाइजेशन इंथैल्पी से, तो न्यूक्लियर चार्ज के साथ आयनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ती है या इंथैल्पी, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी सेम वैसे ही बढ़ती जाती है अगर हम पीरियड्स में चल रहे हो, ठीक है। यही कंपेयर करें अगर हम ग्रुप्स में, तो ग्रुप्स की बात करें तो हम टॉप से बॉटम में जाएं अगर, ठीक है, तो टॉप से बॉटम जाने पर क्या होता है, साइज़ बढ़ती जाती है। और अभी हमने पढ़ा कि AE जो होता है यानी एफिनिटी जो होती है वो क्या होती है, एटॉमिक साइज़ के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इसका मतलब जितना हम नीचे जाते जाएंगे साइज़ बढ़ती जाएगी, उतना ही ज़्यादा क्या होगी, एफिनिटी घटती जाएगी, ठीक है, या निगेटिव में वैल्यू उतनी ही ज़्यादा घटती जाती है, ठीक है। तो AE जो होगा वो क्या करेगा, डिक्रीज़ करेगा, घटता चला जाएगा, ठीक है ना, डिक्रीज़ करता चला जाएगा, एटॉमिक साइज़ बढ़ती जाएगी तो, ठीक है, एटॉमिक रेडियस या साइज़ बढ़ती जाएगी तो ये जनरल ट्रेंड फॉलो होता है। मतलब इस तरफ जाएंगे पीरियोडिक टेबल में तो हमको जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है या इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी वो बढ़ती हुई मिलेगी, नीचे जाने पर कम होती हुई मिलेगी, ठीक है। तो ऐसा ही सेम हमारा आयनाइजेशन इंथैल्पी के साथ भी होता है। तो ये था हमारा जनरल ट्रेंड्स। अब इनके भी कुछ स्पेशल केसेस हैं जिनके ऊपर हम अलग से वीडियो बना देंगे, ठीक है, वो इम्पॉर्टेंट केसेस जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पुटअप होते हैं। सो थैंक यू। कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन का ज़रूर यूज़ कीजिएगा।